हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं 3 जुलाई से 12th का सिलेबस शुरू कर दूंगा, तो आज 3 जुलाई है और मैं शुरू करने वाला हूं 12th का सिलेबस। और 12th की शुरुआत हम लोग बड़े ही चिंदी तरीके से करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे सबसे चिंदीएस्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिक्स। ठीक है, लॉजिक्स बहुत ही ईजी चैप्टर है। और ख़ास बात लॉजिक्स की ये है कि आप लोगों को जेई में भी उतना ही आता है जितना आपके बोर्ड्स में दिया है, सीईटी में भी उतना ही आता है जितना आपके बोर्ड्स में दिया है। सीईटी के लिए जो जो करना है ना, वो मैं मैथमेटिक्स के लेक्चर के दौरान बताता रहूँगा, आपको बस उतना ही करना है। खुद से कुछ ज़्यादा वहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचो कि कोई बुक सॉल्व कर लूँ, ये कर लूँ, वो नहीं करना है। काहे को फालतू में एफर्ट और टाइम वेस्ट करने का, है ना। उतना करो जितना मैं बताता हूँ। लेक्चर्स को देखो मेरे बोर्ड्स के, और बोर्ड्स के लेक्चर के दौरान मैं सीईटी में क्या करना है वो भी आप लोगों को बताता रहूँगा। ठीक है। सो थोड़ा सा मोबाइल का यहाँ पे फ्लैश आता है, उसके कारण मैं थोड़ा ब्राइटनेस कम कर रहा था। चलो, सो शुरुआत करते हैं हम लोग लॉजिक से। और आज हम लोग एक्सरसाइज नहीं खत्म कर पाएंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज का सिर्फ पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है वो करेंगे, और पहला क्वेश्चन करने के बाद अगले जो क्वेश्चन है उनमें लगने वाले जो बेसिक कंसेप्ट्स है उन्हें सीखेंगे। तो लगभग आधे घंटे का लेक्चर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना लॉजिक्स। सो पहला चैप्टर है हम लोगों का लॉजिक्स। इसको एनसीईआरटी में मैथमेटिकल रीजनिंग नाम से दिया गया है। ठीक है, सो एनसीईआरटी रिफर करें तो कंफ्यूज ना हो, मैथमेटिकल रीजनिंग इज ओनली लॉजिक्स। अच्छा, लॉजिक्स वर्ड देखो आया कहाँ से है। लॉजिक्स वर्ड जो डिराइव हुआ है ना, ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड लोगोस से। लोगोस का मतलब होता है रीज़न, और लॉजिक का मतलब भी होता है रीज़न, है ना। क्या लॉजिक लगाया है, क्या लॉजिक दिया है, रीज़न। ठीक है, सो लॉजिक जो है वो लोगोस वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड, जिसका मीनिंग रीज़न होता है। इसका कोई सेंस था नहीं था, कोई काम नहीं आने वाला है ये, बट बता दिया एज अ फैक्ट। ठीक है, टेक्स्ट बुक पढ़ के स्मार्ट बन रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो देखो, लॉजिक्स में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस मैं आप लोगों को बता दूंगा ना यार, तो उसके बाद आप लोगों का एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो, सेंटेंसेस के टाइप हम सभी जानते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, हाँ वो भी हैं, लेकिन इसके बाद आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं नॉर्मल टाइप्स जो होते हैं। क्या क्या होता है बताओ। असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एम आई राइट? ये हमारे सेंटेंसेस होते हैं कुछ, है ना। सभी का जो मीनिंग होता है वो आप लोग जानते ही हो यार, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, 10वीं की याद है, थोड़ा ग्रामर की। असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है नॉर्मल सेंटेंस। इंपरेटिव मतलब होता है कोई ऑर्डर देना, सजेशन देना, एडवाइस देना, ब्ला ब्ला ब्ला। लिख लेना, नोट्स बनाते चलो। जैसा जैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैसा वैसा आप अपनी नोटबुक में लिखते चलो। मैथमेटिक्स के इतने तगड़े नोट्स बनाओ ना कि आप लोगों से बेस्ट किसी का नोट्स हो ही ना। ठीक है, सारी एक्सरसाइज, सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। मैंने भी बना रखे थे भाई, और बढ़िया से बना रखे थे, पेन वगैरह अच्छे से यूज़ करके। ठीक है, इसीलिए मैथमेटिक्स में जितना अच्छा आपका कंसेप्ट रहेगा उतना अच्छा आपका पेपर में रिजल्ट आएगा। तुम्हें क्या लगा जितना अच्छा नोट्स बोलूँगा मैं? हाँ, नोट्स ही हो गया यार। नोट्स अच्छे रहेंगे तो कंसेप्ट भी अच्छे रहेंगे। एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है कोई अचंभा होना, और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन जो भी यहाँ पे लिखना है आगे, रिक्वेस्ट, वो सब लिख डालो। ठीक है, 4 टाइप के हमारे पास सेंटेंस होते हैं। ओके, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर योर हॉबीज, ऐसा सब। ठीक है, एक्सक्लामेटरी में वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ऐसा वैसा। ठीक है, वाओ वेरी डेंजरस, ये सब रहता है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग कोई ऑर्डर देते, कोई रिक्वेस्ट करते, कुछ भी ऐसा रहता है। असर्टिव सेंटेंस बहुत ही नॉर्मल सेंटेंस होता है। ठीक है, अच्छा, असर्टिव को थोड़ा और डीप में जानते हैं। देखो, एक चीज़ होती है स्टेटमेंट, एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की खास बात क्या होती है पता है? स्टेटमेंट की खास बात ये होती है कि ये होता है असर्टिव सेंटेंस। इट इज़ अ assertive sentence which is either true or false। स्टेटमेंट की खासियत ये है कि भाई यार ये तो एक असर्टिव सेंटेंस होता है जो कि या तो सही होगा या तो गलत होगा, बीच वाली कोई बात ही नहीं है। मतलब कोई दो सजेशन यहाँ पे चलेंगे ही नहीं, उसको मतलब होता है स्टेटमेंट। जैसे आपके स्कूल से एक स्टेटमेंट आया कि भाई ऐसा ऐसा नियम लागू होना है, तो या तो वो नियम सही होगा या तो वो नियम गलत होगा। ये बहुत ही घटिया एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, बहुत ही घटिया एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो या तो सही है या तो गलत है। जैसे मैं बोल दूँ 6 4 जा 25, मैंने बोल दिया 6 4 जा 25,
तो ये या तो सही है या तो गलत है। ऐसा है क्या यहाँ पे कि कोई मुझे बोल दे 6 4 जा तो ऐसा वैसा ऐसा, कुछ नहीं कर सकते उसमें, ज़्यादा दिमाग कुछ लगा ही नहीं सकते। या तो वो सही है या तो वो गलत है। क्या है वो? गलत है। बट है क्या वो स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो या तो सही है या तो गलत है, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं बोल दूँ सनराइज इन द वेस्ट, वेस्ट नहीं वेस्ट, सनराइज इन द वेस्ट, ठीक है, या तो ये सही है या तो ये गलत है। ठीक है, तो सही क्या होता है, गलत क्या होता है? वेस्ट या ईस्ट, आई मीन ये सेंस था। ठीक है, तो वो होता है स्टेटमेंट। कोई भी चीज़ अगर या तो सही है या तो गलत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो वो होता है स्टेटमेंट। एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल ये था स्टेटमेंट का डेफिनेशन, और इस चैप्टर में हम लोग इस असर्टिव सेंटेंस को ही ज़्यादा डीप में जानने वाले हैं। इस असर्टिव सेंटेंस के ही बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पर भी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस दिख गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिख गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख गया, वहाँ पे समझ जाना कि ये आप लोगों का वो नहीं है, मतलब स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट एक असर्टिव सेंटेंस होता है। यहाँ पे दिया स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। दोनों नहीं हो सकता वो, दोनों सही गलत दोनों नहीं हो सकता वो। ठीक है, या तो वो सही हो जाएगा या तो वो गलत ही हो जाएगा, दोनों नहीं हो सकता एक साथ दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा ठीक है, इलस्ट्रेशन देखते हैं। 5 2 जा 11 कह दिया मैंने, कोई दो राय नहीं है ना। 5 2 जा 11 गलत बोला है तुमने। ऐसा होगा क्या कि कोई बोल दे सही बोल रहे हो और कोई बोल दे गलत बोल रहे हो? ऐसा हो सकता है? मैंने बोल दिया 5 2 जा 11, ठीक है, और मेरे सामने दो महापुरुष खड़े हैं जिनको बहुत ही ज्ञान है, उन दोनों यही बोलेंगे कि ये गलत है, लेकिन कंफर्म बोल पा रहे हैं, वो उस चीज़ को कंफर्म बोल पा रहे हैं। ऐसा है क्या कि कोई तीसरा आके बोल रहा है नहीं भाई तुम सही बोल रहे हो, और कोई चौथा बोल रहा है जो तुम गलत बोल रहे हो? सही गलत ये दोनों एक साथ नहीं है। दोनों क्या बोले? गलत। एक साथ क्या है? गलत। सही गलत दोनों एक साथ है? नहीं है। ठीक है, अच्छा, ईच ट्राइंगल हैज 3 साइड, 3 साइड ही होती हैं भाई। कोई चौथा आके बोल सकता है नहीं भाई 4 साइड होती है, तुम गलत बोल रहे हो? नहीं, नहीं बोल सकता कोई। अगर वो बोल रहे हैं तो वो बेवकूफ़ है। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल में 3 ही साइड होती है, हम सभी को पता है। तो ये सही है, यहाँ पे कोई दो राय है? नहीं है। ठीक है, अ नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, सही है, स्टेटमेंट है। कोई आके बोल सकता है क्या कि मतलब तुम सही बोल रहे हो और कोई बोल देगा तुम गलत बोल रहे हो? दोनों साथ में थोड़ी हो सकता है। नेचुरल नंबर या तो इंटीजर होगा और इंटीजर ही होगा, हम सभी को पता है, तो वो होता है स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू होती है, ट्रूथ वैल्यू मतलब उस चीज़ में कितनी सच्चाई है, वो दो हो सकती है। स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू होती है वो दो हो सकती है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। पहले तो हमें ये देखना है कि कोई चीज़ स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर वो स्टेटमेंट है तो क्या वो ट्रू है, क्या वो फॉल्स है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो अगर वो ट्रू है तो उसको हम लोग टी से दिखाते हैं, या ट्रू से दिखाते हैं, या तो हम लोग 1 से दिखाते हैं। और अगर वो फॉल्स है तो उसको हम लोग फॉल्स से दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं, हम लोग 0 से दिखाते हैं। नोट कर लिया इतना? ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बोला कुछ चीज़ें स्टेटमेंट नहीं है, वो एग्जांपल भी मैं बोल देता हूँ आपको। प्लीज गिव योर पेन, स्टेटमेंट क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस। इसको मार्क करो यार, इसको मार्क करो। असर्टिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट हो सकता है और कोई नहीं। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। पहली बात, सिट डाउन, सिट डाउन। डू यू लाइक टू प्ले टेनिस? अच्छा, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझते थोड़ा। जैसे उसमें बोला डू यू लाइक टू प्ले टेनिस, तो यहाँ पे एक बंदा बोलेगा हाँ मुझे पसंद है, एक बंदा बोलेगा मुझे नहीं पसंद है, एक बंदा बोलेगा मुझे पसंद है, एक बंदा बोलेगा मुझे नहीं पसंद है। तो साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ दोनों चीजें हो रही है यहाँ पे। एक बोल रहा है पसंद है, एक बोल रहा है नहीं पसंद है, तो दोनों चीजें हो रही है यहाँ पे। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। स्टेटमेंट वही होगा जो या तो ट्रू हो जाए एक टाइम पे या तो फॉल्स हो जाए एक टाइम पे। ठीक है, आप बोलो मैं तो ऐसे लोगों का ग्रुप लेकर आ जाऊं जो बोल दे कि हाँ मुझे पसंद है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये कोई तो बैठा रहेगा ना वहाँ पे जिसको नहीं पसंद रहेगा। ओके, ओपन द विंडो, आपने विंडो खोलने के लिए बोला। अब हो सकता है कोई खोल दे कोई ना खोले, है ना, मतलब साइमल्टेनियस चांस है। इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऑर्डर होता है, माने ना माने दोनों चांस होता है। तो इसीलिए वो हम लोगों का स्टेटमेंट में नहीं आता। स्टेटमेंट में कौन आता है? असर्टिव सेंटेंस, जिसकी आगे हम लोग ट्रूथ वैल्यू डिफाइन करते हैं। ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक है, चलो, जैसे यहाँ पे सॉल्ट एग्जांपल्स कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं सॉल्ट एग्जांपल्स को लिख के आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो जैसे यहाँ पे पहला लिखा हुआ है 6 4 जा 25, ये पहली चीज़ लिखी हुई है। आप मुझे बताओ क्या ये स्टेटमेंट है या नहीं है? टाइम वेस्ट नहीं भाई, टाइम वेस्ट नहीं। अब मैं चाहूँ ना यार तो मैं भी एक्सरसाइज शुरू कर सकता हूँ, सीधा एक्सरसाइज शुरू कर दूँ। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि कौन स्टेटमेंट है कौन स्टेटमेंट नहीं है। ये देखो 6 4 जा 25, ये तो पॉसिबल नहीं होता, बट एक पक्की चीज़ है, तो ये स्टेटमेंट हुआ फॉल्स हुआ? नहीं भाई, मैं चाहता हूँ एक्सरसाइज तुम खुद बोलो और खुद से पूरा सॉल्व करो।
मैं ये चाहता हूँ, तो मैं कंसेप्ट पढ़ाने आया हूँ, एक्सरसाइज कराने नहीं आया हूँ, ठीक है। तो कंसेप्ट को अच्छे से यहाँ पे ध्यान दो, नोट डाउन करो एक एक चीज़ को, इंपॉर्टेंट। 6 4 25, क्या ये स्टेटमेंट है? पहली बात, कोई ऐसा है यहाँ पे आके जो बोल दे कि भाई ये चीज़ तो तुमने सही लिखी है? कोई नहीं बोलेगा भाई, मतलब यार ज्ञानी लोगों को लेकर आओ, ऐसा नहीं भाई तुम नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर आओ, वाह भैया 6 4 25 एकदम सही लिखो, एकदम सही, ऐसा नहीं होगा ना भाई। हर कोई बोलेगा कि ये चीज़ गलत ही है, तो ये चीज़ एक समय पे सिर्फ गलत है, तो ये हम लोगों का स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट है उस पर हम लोग राइट मार्क कर रहे हैं, ठीक है। अगली चीज़ है x + 6 = 9। अगली चीज़ है x + 6 = 9। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे ये भी स्टेटमेंट है, देखो x = 3 आ रहा है। वो तो तुम फाइंड कर रहे हो, वो तो तुम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो। जो इक्वेशन दिया है उसमें जब x = 1 डालोगे तो ये चीज गलत आ रही है, जब तुम x = 2 डालोगे तब ये चीज गलत आ रही है, जब तुम x = 3 डालोगे तब ये चीज सही आ रही है। तो इसका मतलब एक टाइम पे ये सही भी हो रहा है, गलत भी हो रहा है। सही उन लोगों के साथ जो x को 3 मान के चल रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सब लोग 3 मान के ही तो चलेंगे क्योंकि 3 इसका सॉल्यूशन, वो बाद की बात है, वो सॉल्यूशन ला के तुम इसमें पुट कर रहे हो, पहले पुट करना है हमें, ठीक है। तो x = 3 के लिए ये सही है और x = 1 2 5 6 7 6.3 6.4 इन सभी के लिए वो गलत है। तो सही और गलत एक साथ हो गया, स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया? व्हाट आर यू डूइंग? क्वेश्चन मार्क है, ऑब्वियसली स्टेटमेंट नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स, ठीक है। इसमें बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट हैं, कौन सा है? x² - 5x + 6 = 0। अगर ये सिर्फ आपको इक्वेशन दी होती तब आप बोल सकते थे कि भाई ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि x = कुछ के लिए सही हो जाएगा, x = कुछ के लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, सॉल्व करोगे तो 2 और 3 आएगा, तो वहां पे बोल दिया ना कि भाई 2 रियल रूट्स हैं, तो वो चीज़ सही है। हर कोई बोलेगा सही है। कोई ऐसा है जो बीच में आके बोलते नहीं गलत बोल रहे हो, इसका तो एक ही रियल रूट है या फिर इसके रूट ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ठीक है। मतलब मून जो है वो अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व करता है। तो कोई ऐसा है जो आके बोल दे कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, तुम तो गलत बोल रहे हो, नहीं, हर कोई बोलेगा सही ही बोल रहे हो। तो ये चीज़ एक टाइम पे सही है, तो वो भी स्टेटमेंट होगा। और जो चीज़ सही है उसकी ट्रूथ वैल्यू t होगी, ट्रू या तो 1 होगी, ट्रू या 1 होगी। 1 हम लोग कब यूज़ करेंगे? जब हम लोग सर्किट्स को सॉल्व करेंगे 1.5 में, ठीक है। 1.5 में मैं आप लोगों को सर्किट वगैरह, स्विच सर्किट वगैरह सॉल्व करना सिखाऊंगा, तो उसमें हम लोग उसका यूज़ लेंगे। फिलहाल आप इतना मान के चलो, जिसकी वैल्यू ट्रू रहती है उसको हम लोग t से लिखते हैं, जो फॉल्स रहता है उसको f से। जैसे ये स्टेटमेंट था, बट इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या थी? f, फॉल्स थी, गलत था, है ना। तो ऐसी बाकी सॉल्व एग्जाम्पल आप लोग रीड कर सकते हो पेज नंबर 2 और 3 पे, ऐसा नहीं है कि इसे छोड़ देना है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं यार, आपके फेवरेट पार्ट पे। और एक्सरसाइज में कुछ 15 क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा इन 15 के 15 क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करो, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये चीज़ स्टेटमेंट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर वो स्टेटमेंट है तो जस्टिफाई करना है, स्टेटमेंट नहीं है तो भी जस्टिफाई करना है क्यों स्टेटमेंट नहीं है। और फिर उसके बाद अगर वो स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू भी बतानी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, 5 + 4 = 13, ठीक है। 5 + 4 = 13, क्या ये चीज़ सही है? नहीं, ये चीज़ गलत है। बट क्या कोई ऐसा इंसान है जो आके बोल दे कि हाँ यार ये चीज़ सही है? नहीं बोल सकता, हर कोई बोलेगा कि ये गलत है। तो इसका मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। और ये क्या हो गया? स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स ही हो रहा है सिर्फ। कोई ऐसा है जो आके बोल दे कि नहीं भाई ये सही है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये चीज़ सिर्फ फॉल्स है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग आंसर को ऐसे फ्रेम करते हैं, देखो आंसर को, इट इज स्टेटमेंट इन लॉजिक, ठीक है। और ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे हम लोग यहाँ पे t, f। ट्रूथ वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? f। ट्रूथ वैल्यू f क्यों? क्योंकि 5 + 4 9 होता है ऑब्वियसली, ठीक है। बट ये स्टेटमेंट तो है क्योंकि भाई कंफर्म है कि ये फॉल्स ही होना है। x वाला सीन नहीं है यहाँ पे, कोई x नहीं है यहाँ पे जिसके हम लोग वैल्यू चेंज कर सके। ये तो फिक्स दिया है ना, LHS फिक्स है, RHS फिक्स है, तो ये स्टेटमेंट है। और ट्रूथ वैल्यू क्या है? f। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा देखो, जस्टिफाई, इसमें आई डोंट थिंक आपको कुछ जस्टिफिकेशन लिखना होगा, क्योंकि यार इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 + 4 = 13। कुछ जस्टिफिकेशन मिलता है कि भाई ये स्टेटमेंट क्यों है? ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट है लॉजिक में तो ट्रूथ वैल्यू f हो गया। अगर स्टेटमेंट नहीं है तो फिर हम लोग जस्टिफिकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, x - 3 = 14,
अब जैसे इसमें हम लोग जस्टिफिकेशन लिख सकते हैं, ठीक है, इट इज नॉट स्टेटमेंट इन लॉजिक, ये सबसे पहले आप लोगों ने लिख दिया कि भाई ये स्टेटमेंट नहीं है। जस्टिफिकेशन आप कैसे करोगे? जस्टिफिकेशन आप ऐसे करोगे, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में आप ये लिख सकते हो, फॉर x इक्वल टू 17 इट इज ट्रू एंड फॉर अदर वैल्यूज ऑफ x इट इज फॉल्स, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट स्टेटमेंट इन लॉजिक, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। या तो एक और चीज होती है, देखो जो लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं होता है ना, जो कि मतलब अगर कोई चीज लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सेंटेंस। इसको हम लोग बोलेंगे ओपन सेंटेंस, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज एन ओपन सेंटेंस हेंस इट इज नॉट स्टेटमेंट इन लॉजिक। जैसे कुछ में लिखोगे इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू नहीं होगी। कुछ लोग ट्रूथ वैल्यू लिख रहे थे, क्या लिखते भाई ट्रूथ वैल्यू? तुम टी लिखते, क्यों? x इक्वल टू 17 के लिए। f लिखते, क्यों? x इक्वल टू 16 के लिए। ट्रूथ वैल्यू होती नहीं है, जो चीज़ स्टेटमेंट ही नहीं है उसकी ट्रूथ वैल्यू कोई। जब बॉडी ही नहीं है तो तुम्हारे हाथ पैर कैसे होंगे? बोलो, आगे बढ़े, चलो। थर्ड, क्लोज द डोर। इसमें भी स्टेटमेंट में जस्टिफिकेशन आप दे सकते हो। सॉरी, ये स्टेटमेंट नहीं है, इस क्वेश्चन में भी आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो। लिखोगे इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, हो सकता मतलब पहले आप जस्टिफिकेशन लिख के अगर आंसर लिखो तो भी चलेगा, 1 नंबर का आएगा यार अगर आना होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ सोचो मत, नॉर्मली करो। इट इज़ एन इंपेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज़ नॉट, देयरफॉर तो आप लोगों को ऐसा लिखना पड़ेगा, देयरफॉर इट इज़ नॉट स्टेटमेंट इन लॉजिक। कुछ लोग बोले राइटिंग बहुत ख़राब है। देखो भाई, राइटिंग क्या देखोगे यार इसमें? हाँ, इसमें क्या राइटिंग देख लोगे तुम, ठीक है। मेरे को अच्छी लग रही है भाई, सेट, ठीक है। चलो 3 क्वेश्चन हो गए, चलो चौथा पांचवा छठा करते। देखो क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, क्या करे भाई, तुम्हारी डिमांड वही है। लेकिन भाई जो समझदार स्टूडेंट्स हैं ना, कंसेप्ट को सीखो, 1-2 क्वेश्चन देखो और फिर खुद से करने बैठो। जैसे जब मैं 1.2 पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, एक क्वेश्चन, और देखना आप बाकी क्वेश्चन आराम से खुद कर ले जाओगे। पूरे एक्सरसाइज का सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा और बाकी क्वेश्चन खुद कर ले जाओगे, गारंटी देता हूँ। बट करना चाहो तो ना, तुम्हें तो भाई छापना है। चलो 4th क्वेश्चन, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा भाई, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अच्छा, तुम तो वो हो ना जो 11 बर्बाद करके ये वीडियो देख रहे हो। वो लोग कमेंट करेंगे, हाँ मैं भाई हूँ, कमेंट कर देना। चलो है, शांति से वीडियो देखो, कमेंटबाजी नहीं। देखो 0 जो होता है ना वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब अकेले लिखा जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो उसके आगे जो आयोटा होता है वो हम लोगों को दिखता नहीं है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैं 0 लिखूँ या 0 आयोटा लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और आप लोग जानते होंगे कि सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आते हैं, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर का सरदार होल नंबर का सरदार इंटीजर का सरदार रियल नंबर का भी सरदार कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो 0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। सो इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। अच्छा, आपने कैसे बोल दिया? मैं तो बोलता हूँ 8 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। अब 11th इसीलिए बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी, समझ रहे हो बच्चे। चलो 5वां, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। अब ये आप लोग समझ ही गए होगे यार, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, क्या लाऊं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट, ठीक है। फास्ट पढ़ा लेता हूँ, रात का समय हो रहा है, बाहर तगड़ी बारिश हो रही है, पर मैं अंदर में खुद ही नहा रहा हूँ अपने पसीनों से। प्लीज़ गेट मी ब्रेकफास्ट, इट इज़ एन इंपेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। अच्छा, अगर ये स्टेटमेंट इन लॉजिक है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी है। मैं भूल गया था, अच्छा हुआ किसी ने याद दिला दिया मुझे, ठीक है। आप ही में से कोई तो अपने दिल में सोच रहा था, कौन था वो कमेंट कर देना, है कमेंटबाजी नहीं, ठीक है। इट इज़ एन इंपेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। यार ये सब लिखना, देयरफॉर समझ गया ना, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। चलो भाई, तुमसे अच्छी है मेरी राइटिंग। ओह, लगी शर्त, लगी भाई। जिसकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी होगी वो डिजिटल मार खाएगा, मुझे अच्छे से पता है, मेरे से खराब किसी की नहीं है। छठा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो राय है क्या? दो राय है सर, हमें तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब ही नहीं पता। इस कैटेगरी में हो,
इसका मतलब तुम्हारा 9वीं भी बर्बाद था। ओ तुम तो कोविड वाले हो ना, तुम तो वही हो ना जिसने मतलब अपना 9वीं ऑनलाइन लेक्चर के नाम पे पूरा वेस्ट किया था। वही हो ना तुम, वही हो ना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। भाई साहब, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब होता है कि दो ट्रायंगल के सारे साइड सारे एंगल सेम, और सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होता है सारे एंगल सेम। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होता है सारे एंगल सेम, साइड से सेम हो ना हो, रेशियो उनका सेम होना चाहिए। ठीक है, देखो मेरी बात समझो, थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल समझने की कोशिश करते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और ये ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे सारे एंगल सेम है और सारे साइड्स भी सेम है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। कुछ लोग यहाँ पे ज़्यादा ज्ञान लगा रहे हैं कि भाई नहीं नहीं ये क्यू आर तो अलग है, बी सी अलग है। नहीं भाई, सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, मन की आत्मा से देखो, मन की आंखों से देखो। सिमिलर में क्या होता है, सारे एंगल तो सेम होंगे बट साइड्स के रेशियो सेम होंगे। जैसे ये जो ए बी की साइड का रेशियो है ना, वो इस पी क्यू के साइड के रेशियो के सेम होगा। सॉरी, ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है ना, वो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल होगा। समझ रहे हो, ए बी का रेशियो इक्वल होगा, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल होगा, और ए सी अपॉन पी आर का रेशियो, ए सी अपॉन पी आर का रेशियो इन दोनों के इक्वल होगा। इनको हम बोलते हैं सिमिलर। तो अगर कोई चीज कॉन्ग्रुएंट है तो क्या वो सिमिलर भी नहीं हो जाएगी? खुद सोचो कि अगर भाई दोनों साइड सेम है, सब साइड सेम है, तो वो सिमिलर भी तो हो गई ना। कैसे सिमिलर हो गई? रेशियो कहाँ सेम हुआ? अरे भाई रेशियो 1:1:1 हो गया ना। अगर ए बी पी क्यू सेम है, ए बी पी क्यू की वैल्यू 8 है, तो दोनों कट के 1/1 नहीं आ जाएगा? ये दोनों कट के 1/1 नहीं आ जाएगा? तो 1:1:1 नहीं हो गया? सेम नहीं हो गया? तो इसका मतलब अगर कोई चीज कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होनी ही होनी है। तो इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक एंड ट्रूथ वैल्यू इज टी। ठीक है भाई, 9वीं नहीं पढ़े थे, मैंने पढ़ा दिया। चलो सो आंसर लिख लेना यार, तुम लोग ले लेना, क्या कर रहे हो। इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। ठीक है, और जस्टिफिकेशन में चाहिए तो लिख देना ऑल द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हम लोगों ने 6 क्वेश्चन कर लिए थे ना। 7वां क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब ये बताओ स्टेटमेंट है या नहीं है लॉजिक में? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अरे कंफ्यूजिंग क्या है यार, x इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, x इक्वल टू 2 के लिए ट्रू नहीं है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट इन लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे इट इज एन ओपन सेंटेंस, इट इज एन ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। इसमें क्या सोच रहे हो भाई तुम? इसमें क्या ट्रिकी? मतलब एक साइड x रहा, एक साइड नॉर्मल नंबर रहा, तो वो लॉजिक स्टेटमेंट नहीं होगा लॉजिक में। और अगर एक साइड x रहा, दूसरे साइड भी x हो गया, तो वो हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि वहां पे वैल्यू 1:1 आ गई। ठीक है, बट ये देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 1 के लिए सही है, एक्स इक्वल टू 2 के लिए गलत है, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। सही बात है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a quadratic equation cannot have more than 2 रूट्स। तुम बताओ यार, 2 रूट से ज़्यादा हो सकता है क्या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? बताओ, नहीं हो सकता ना भाई। तो कोई ऐसा नहीं बंदा है जो आके आपको बोल दे कि हाँ भाई हो सकता है, 2 रूट से ज़्यादा हो सकता है। जो भी बोले उसको 2 थप्पड़ लगाओ और वापस भेजो। ठीक है, कौन सी क्लास में? 8वीं क्लास में, और पीछे भेजा जाए, 8वीं में ही भेजो। ठीक है, इतनी बेइज्जती क्यों करनी है? तो स्टेटमेंट इन लॉजिक है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। भाई लिख लेना यार ये, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे? इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक बिकॉज ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव मैक्सिमम 2 रूट्स। मतलब वही क्वेश्चन ही आ गया ना यार। अब इसमें क्या जस्टिफिकेशन दे दोगे? जिसमें जरूरत है उसमें दे दो, जिसमें नहीं लग रहा है उसमें क्या दोगे? ठीक है, और वो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? टी। लिख लेना। चलो, तो 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन बोला है डू यू लाइक मैथमेटिक्स। ये अगर मुझसे पूछा जा रहा है, सो आई लव मैथमेटिक्स, माई लाइफ इज मैथमेटिक्स। ठीक है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से अजीब सी नफरत हो गई जेई का मैथमेटिक्स देख के, बट हाँ जब जेई का मैथ्स मैंने पढ़ा एलएन में जाके, कोटा में जाके, तो मुझे दोबारा से मैथमेटिक्स से प्यार हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। आंसर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यार, इट कैन नॉट बी स्टेटमेंट इन लॉजिक। ठीक है, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। भाई देखना पड़ता है, छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी है ना। देयरफॉर इट कैन नॉट बी स्टेटमेंट इन लॉजिक, देयरफॉर इट इज नॉट स्टेटमेंट इन लॉजिक।
ठीक है, चलो 10वां क्वेश्चन, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सच्ची बात है यार, कोई ऐसा बेवकूफ़ है जो आके बोल देगा द सन सेट्स इन द साउथ? नहीं बोलेगा ना भाई, क्योंकि सबको पता है कि सन कहाँ से डूबता है, वेस्ट से। ठीक है, सो इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, स्टेटमेंट इन लॉजिक। और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है भाई? टी है। ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रूथ वैल्यू क्या है भाई? टी। 11वां क्वेश्चन, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या सारे रियल नंबर्स होल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स में तो 1.9 भी आता है, जो कि होल नंबर नहीं। होल नंबर में तो 0 से लेकर इनफाइनाइट आता है, बट रियल नंबर में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो डेसिमल वाले नंबर आते हैं सब होता है। रेशनल इरेशनल सब होता है रियल नंबर में। बट कोई ऐसा बंदा है जो बोल देगा कि हाँ भाई सारे रियल नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं बोलेगा ना। हर कोई तो यही बोलेगा ना कि भाई गलत बात है, बट बात तो गलत है। हर कोई तो बोलेगा गलत है, तो ये चीज़ सिर्फ गलत है, तो इसीलिए ये चीज़ स्टेटमेंट है। जैसे आप हो ना, हम कैसे होते हैं? हम थोड़े सही होते हैं, थोड़े गलत होते हैं, कुछ जगहों पर थोड़े सही, कुछ जगहों पर थोड़े गलत। तो हम लोग स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। और हम जो सोचते हैं अपने आप को, हम अपने आप को कैसे सोचते हैं कि हम एकदम सही, कोई डेंजर मूवी देख ली तो एकदम गलत, तो वो चीज़ स्टेटमेंट है। बट जैसे हम है वो स्टेटमेंट नहीं है, हम कहीं पर सही कहीं पर गलत होते हैं। अपने नज़रिए से सही तो सामने वाले के नज़रिए से हम लोग गलत होते हैं ना, जैसे टीचर्स के नज़रिए से अक्सर हो जाता है। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये क्वेश्चन था, लिख लेना, ठीक है। इट इज़ स्टेटमेंट इन लॉजिक, ट्रूथ वैल्यू एफ। इट इज़ स्टेटमेंट इन लॉजिक, ट्रूथ वैल्यू अगर मैं भूल जा रहा हूँ ना कहीं पर तो लिख लेना यार। ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी भाई? एफ आएगी, एफ, ठीक है। चलो 12वां क्वेश्चन, कैन यू स्पीक इन मराठी? मला मराठी येत, जास्त येत नाही मला। चलो आगे बढ़ते, डू यू कैन यू स्पीक इन मराठी? आंसर में क्या लिखोगे? यही आंसर छाप देना। इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस। कोई बोलेगा मुझे आती है, कोई बोलेगा मुझे नहीं आती है, कोई बोलेगा मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। तो ये थोड़ा थोड़ा, आधा कम, ज़्यादा, पूरा काम, ये नहीं चलता भाई। एक चीज़ चलती है, सही या गलत। तो ये चीज़ स्टेटमेंट नहीं है लॉजिक में, ठीक है। चलो अब हम लोग 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद कंसेप्ट सीखेंगे। जले मत जाना भाई, चले मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाऊंगा। वो सीखने के बाद हो सकता है तुम्हें अगला वीडियो भी ना देखना पड़े और तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां हो गया ना, कैन यू स्पीक इन मराठी। 13वां क्वेश्चन, 13, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 व्हेन x बराबर 7। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे ये चीज़ स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? जैसा आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि x इक्वल टू 7 के लिए ये चीज़ सही है, बट x इक्वल टू 2 के लिए ये चीज़ गलत है। लेकिन तुम्हें फिक्स कर दिया ना यहाँ पे कि तुम्हें x की वैल्यू 7 ही लेनी है। एक्चुअल में तुम्हें यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि x की वैल्यू 7 ही लेनी है। अगर फिक्स कर दिया तो अब तुम चेक कर लो 7 रखने से सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ट्रूथ वैल्यू t, अगर नहीं हो रहा है तो ट्रूथ वैल्यू f। चेक करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 42 माइनस 7 0 हो रहा है, ठीक है। तो ट्रूथ वैल्यू t, और स्टेटमेंट तो पहले ही साबित हो गया था जब तुमने x की वैल्यू फिक्स कर दी थी। अच्छा, अगर मैं x इक्वल टू 0 लिख देता तो भी स्टेटमेंट होता, लेकिन ट्रूथ वैल्यू f होती। क्यों? क्योंकि तब गलत आ रहा है, माइनस 7 इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लिखोगे आप लोग, इट इज एन, जस्टिफिकेशन में लिख सकते हो x इक्वल टू 7 इज सेटिस्फाइंग द आंसर, देयरफॉर इट ट्रूथ वैल्यू इज t, ठीक है। इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। देखो अगर जस्टिफिकेशन लिखने आ जाए ना तो मतलब एग्जाम में ऐसा कुछ, तो ज़बरदस्ती सोच लेना कि क्या जस्टिफिकेशन लिख सकते हो। अब जहाँ मुझे समझ में आ रहा है वहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जहाँ पे नहीं आ रहा है वहाँ पे मैं क्या जस्टिफिकेशन दे दूँ, ठीक है। इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, और ट्रूथ वैल्यू क्या है इसकी? याची ट्रूथ वैल्यू क्या है? अब मराठी नहीं आती मुझे। ट्रूथ वैल्यू इज टी, ठीक है। सेटिस्फाई कर रहा है ना शायद? देखो हाँ कर रहा है, बताओ। नहीं कर रहा होगा तो एफ लिख लेना। खुद भी करो भाई, कुछ गलती कर दी मैंने वीडियो में, सब गलती पढ़ते जाएंगे। कमेंट करो कुछ गलती हो रही है तो पिन करता हूँ तुम्हें, ठीक है। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तुम तो वही हो ना जिसका 11th बर्बाद है। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, भैया सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी क्या होता है भैया? यूनिटी मतलब 1 होता है। क्यूब रूट क्या होता है? 1 का भी क्यूब रूट होता है। हाँ, 1 के 3 रूट्स होते हैं। अब एक्स क्यूब इक्वल टू 1 के 3 रूट्स होते हैं। कैसे होते हैं देखो, आज मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। चैंपियन जेड से पढ़ रहे हो, बहुत लकी हो तुम, ठीक है। सब कुछ एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। देखो एक्स क्यूब इक्वल टू 1, इसका तुम लोग बोलोगे सिंपल सॉल्यूशन है 1। नहीं भाई, इसके और भी रूट्स होते हैं। कैसे? ये देखो, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 का क्यूब लिख दूँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला हमने 8वीं में पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था भाई? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में। देखो एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि या तो ये क्वांटिटी जीरो है या तो ये क्वांटिटी जीरो है। कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन जीरो कब आता है? जब पहला नंबर जीरो हो, या दूसरा नंबर जीरो हो, या दोनों नंबर जीरो हो। मतलब या तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो है तो x इक्वल टू वन, एक सॉल्यूशन आ गया, या तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की वैल्यू जीरो है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे? फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है, तो एक फॉर्मूला मेथड हमने सीखा था 10वीं में, याद करो क्या था फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको सॉल्व करके देख लेना, x की दो वैल्यूज आती है, माइनस वन प्लस माइनस रूट 5 आयोटा अपॉन 2। रूट 5 आयोटा कैसे आ गया भैया? कैसे? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो। हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो तो वो आ रही होगी 1 माइनस 4 माइनस 3। ठीक है, तो वो आ रही होगी -3। रूट के अंदर अगर -3 है तो 11वीं में इतना तो सीखा होगा ना कि -1 का रूट जो होता है वो आयोटा होता है, तो यहाँ पे बचा √3। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2। एक्स की ये दो वैल्यूज है, एक एक्स की वैल्यू जो -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 है उसको हम बोलते हैं ओमेगा। और अगर इसी ओमेगा का मतलब x इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 का स्क्वायर ही कर दो अगर आप लोग, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो अगर ये ओमेगा है तो अगर आप इसी का स्क्वायर कर दो तो ये वाली वैल्यू आ जाती है। तो इसका दूसरा सॉल्यूशन होता है ओमेगा स्क्वायर। तो इसके 3 सॉल्यूशन होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कौन से क्यूब रूट्स होते हैं? 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और हाँ तीनों का सम 0 होता है। सॉल्व करके देख लेना, करके दिखा दूं? अच्छा, 1 प्लस, सॉल्व करो देखो, ओमेगा क्या है? -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या है? -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम हो गया, -1 प्लस √3 आयोटा, -1 माइनस √3 आयोटा। ठीक है, ये इससे कट गया, -1 हो गया -2, तो 1 प्लस -2 बाय 2, 2 से 2 कटा 1, तो 1 प्लस -1 मतलब 1 माइनस 1 क्या आया? 0। ठीक है, तो ऐसे होता है ये। मैं तुम्हें बताता नहीं, बट मुझे इस पर थोड़ा डाउट हो गया क्योंकि मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों 5 चल रहा था। ठीक है, खैर मैंने कुछ रिवीजन वगैरह किया नहीं है, बस झोला लेके आ गया हूँ पढ़ाने। ठीक है खैर ये था यहाँ पे कंसेप्ट। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। और ट्रूथ वैल्यू क्या है इसकी? ट्रूथ वैल्यू है इसकी t। ये क्या लिखा है? ये लिखा है ट्रूथ वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है? t। ठीक है, चलो 15वां क्वेश्चन क्या दिया है? इट रेन्स हैवीली। ओरली बता देता हूँ, इट रेन्स हैवीली। अब तुम मुझसे आके बोल रहे हो इट रेन्स हैवीली सर, बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं क्या बोलूँगा? यार ये तो इतनी बारिश हो रही है कि इसमें हम लोग चाय के पकौड़े खाते थे बैठ के बारिश में। और कोई मेरे तीसरा वाला और महान व्यक्ति, इस बारिश में तो हम लोग हाथ सेका करते थे आग जला के, और तुम बोल रहे हो बहुत तेज बारिश हो रही है। समझ रहे हो कहने का सेंस? कहने का सेंस ये है कि एक बंदा बोल रहा है हाँ सही में बहुत तेज बारिश हो रही है, एक बंदा बोल रहा है नहीं यार ये कोई बारिश है, ये बारिश तो यार ऐसी बारिश की बूंदों में तो हम लोग वॉक पे निकला करते थे। ठीक है, और एक बोल रहा है अरे इसमें तो मैं बह जाऊंगा, बहुत तेज बारिश है ना? भाई साहब माइक ऑन है? ऑन है, सॉरी। ठीक है भाई, बहुत झटका लग जाता है, कब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हुआ है बहुत बार हुआ है। तो डिपेंड करता है, कोई बोल रहा है सही में बारिश तेज हो रही है, कोई बोल रहा है नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट नहीं कह सकते हम लोग लॉजिक में, उसकी ट्रूथ वैल्यू भी नहीं होगी क्योंकि वो स्टेटमेंट ही नहीं है। तो क्योंकि ये ओपन सेंटेंस है, देयरफॉर इट इज नॉट स्टेटमेंट इन लॉजिक। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब हम लोग सीखते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एकदम ध्यान से सीखना तभी आप लोगों को आएगा। ठीक है, बाकी को क्वेश्चन तो जो लोग अब यहाँ पे ऐसे टाइम पास वाले लोग जा सकते हैं, बाकी अगर कंसेप्ट सीखते हो तो सच्ची बोल रहा हूँ आने वाले सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर ले जाओगे। शुरू करें? चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। देखो जो स्टेटमेंट्स मैंने आप लोगों के सामने पढ़े थे, मतलब उनमें से जो स्टेटमेंट्स थे, कुछ तो स्टेटमेंट ही नहीं थे। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट्स उनमें से थे उनको हम लोग सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं PQRS। 4 से ज़्यादा स्टेटमेंट इम्पॉसिबल है, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कुछ लोग बोल रहे हैं एडवांस में है ही नहीं भाई ये चैप्टर। ठीक है, 3 स्टेटमेंट मिलता है मैक्सिमम। ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी, जेई में भी, हर जगह, सीईटी में भी ये नहीं मिलता है। ठीक है, तरीका है, किसी भी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक सिंबल यूज कर लेते हैं P। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, जैसे मैंने P में यहां पे एक चीज लिखी, P में मैंने लिखा जैद इज ऑनेस्ट। ठीक है, जैद इज ऑनेस्ट। मैंने Q में लिखा जैद इज
कुछ भी लिख दो, लेजी। ठीक है, कौन बोल रहा है जैद इज चैंपियन लिखना चाहिए था? हाँ, वो फालतू तारीफें नहीं करता मैं खुद से तो एकदम नहीं। जैद इज ऑनेस्ट, जैद इज लेजी। ठीक है, एक सेंटेंस है जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि जैद ईमानदार है। जैद ईमानदार, एक मतलब कमेंट आया था चैनल पे तो वो थोड़ा सा आ गया दिमाग में। ईमानदार, जैद ईमानदार है। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है यहाँ पे क्यों कि जैद लेजी है। ठीक है, अच्छा इन दो सेंटेंसेस के साथ मैं कैसे कैसे खेल सकता हूं, उनको हम लोग बोलते हैं सेंटेंशियल कनेक्टिव्स। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं सेंटेंशियल कनेक्टिव्स। इन दो स्टेटमेंट्स के साथ मैं कैसे कैसे खेल सकता हूं? सबसे पहला तरीका तो ये है कि भाई मैं दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दूं। राइट, मैं दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दूं। कैसे जोड़ दूं? एंड लगा दूं या और लगा दूं, और भी तरीके हैं जोड़ने के। ठीक है, तो वही जो जोड़ने के तरीके हैं वो टोटल हमारे पास 4 तरीके हैं जोड़ने के, और उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सेंटेंशियल कनेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेंटेंशियल कनेक्टिव होता है, ओके आई एम सॉरी, जो पहला जो सेंटेंशियल कनेक्टिव होता है वो होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन में हम लोग दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं एंड से। तो मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिख देता हूं। सबसे पहली बात समझ गए, जो भी स्टेटमेंट्स हम लोगों ने अभी तक पढ़े, दिए हुए लाइंस में से, सेंटेंसेस में से जो भी स्टेटमेंट्स थे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं, पी क्यू आर एस, ऐसे ऐसे। हो सकता है आपको कहीं पर ABCD दे दे कंफ्यूज करने के लिए, बट बात वही है। ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेस को हम लोग कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सेंटेंशियल कनेक्टिव्स। अब ये सेंटेंशियल कनेक्टिव्स हम लोगों के टोटल 4 टाइप के होते हैं। हम लोग चारों टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग चैप्टर पूरा पढ़ोगे ना, वैसे वैसे आप लोगों को पुरानी चीजें भी और क्लियर होंगी। तो ऐसा मत सोचना कि यार अभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं, कुछ तो आ रहा होगा। इतना विश्वास है खुद पर कि बहुत कुछ आ रहा होगा। लेकिन जैसे पूरा चैप्टर हो जाएगा ना, तो आप लोगों को और भी ज्यादा आएगा। देखो, ईजिएस्ट चैप्टर है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर ढंग से नहीं करोगे ना, लुट जाओगे। चलो देखो, तो P लिखा है जैद इज ऑनेस्ट, और Q लिखा है जैद इज लेजी। ठीक है, जैद इज लेजी। आप लोग अपना नाम भी डाल सकते हो, बट पक्का कंफ्यूज होगे जब आगे चल के मतलब इन सेंटेंसेस को मैं लिखूंगा, तो वहां पे आप लोग जरूर कंफ्यूज हो जाओगे। कहीं पर मेरा नाम लिख दोगे, कहीं पर खुद का नाम लिख दोगे। खैर ठीक है, दिमाग लगाओ, खुद का नाम ही लिखो। ठीक है, मत करना ऐसा। अब चलो देखो, सेंटेंशियल कनेक्टिव्स। सबसे पहला जो कनेक्टिव है वो होता है कंजंक्शन। सबसे पहला कनेक्टिव कौन सा है? कंजंक्शन। कंजंक्शन का जो सिंबल होता है वो होता है ऐसा, और ये किसकी तरह दिख रहा है? ए की तरह। तो इससे याद रखना, कंजंक्शन का मतलब होता है एंड। कंजंक्शन का मतलब होता है एंड, याद रखोगे ना? ठीक है, एक सेकंड में जरा स्पेलिंग देख लूं, सॉरी। ठीक है, कंजंक्शन, मुझे कंजंक्शन तो नहीं है, नहीं, खुद पे भरोसा रखने का। कंजंक्शन सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा। जैसे मैं लिख दूं जैद इज ऑनेस्ट एंड लेजी। अब यहां पे जरूरी नहीं है जैद इज ऑनेस्ट एंड जैद इज लेजी ऐसा लिखो। ठीक है, एक ही बंदे की बात हो रही है, मेरी ही बात हो रही है सिर्फ, कोई यहाँ पे दूसरा जैद नहीं है। सो जैद इज ऑनेस्ट एंड जैद इज लेजी, मतलब एक ही बात है, जैद इज ऑनेस्ट एंड लेजी। तो यहाँ पे मैंने दोनों सेंटेंसेस को किससे जोड़ा है? एंड से। तो अगर इसको मैं सिंबॉलिकली लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? देखो, जैद इज ऑनेस्ट पहला सेंटेंस, जैद इज लेजी दूसरा सेंटेंस। तो ये P हुआ, ये Q हुआ, और एंड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे। तो दो सेंटेंसेस को जब हम लोग कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। अब इसके ट्रुथ टेबल की बात कर लेते हैं। ट्रुथ टेबल एक पैटर्न होता है। अब वो ट्रुथ टेबल का पैटर्न मैं आप लोगों को एकदम रटवा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, समझा भी दूंगा, रटवा भी दूंगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आप लोगों को एंड दिखे तो एंड का मतलब क्या होता है? कंजंक्शन। एंड मतलब क्या? कंजंक्शन। ए है तो इसका सिंबल कैसा? ऐसा। ए है तो कैसा सिंबल? ऐसा। ठीक है, चलो ओके, ट्रुथ टेबल देखते हैं इसका। ट्रुथ टेबल देखो, जो P है वो क्या है? एक स्टेटमेंट है। P क्या है? एक स्टेटमेंट है। Q क्या है? Q भी एक स्टेटमेंट है। तो P कंजंक्शन Q क्या होगा?
ये भी एक स्टेटमेंट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब जो P है एक स्टेटमेंट है, ये ही नहीं कोई भी, तो भाई ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, हम सभी को पता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। वैसे तो मैंने ओपन एंडेड क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोगों के हिसाब से मैं ऑनेस्ट होऊंगा, कुछ लोगों के हिसाब से मैं ऑनेस्ट नहीं भी होऊंगा। ठीक है, तो ये एक ओपन सेंटेंस टाइप हो गया, तो ये प्रॉपर एग्जाम्पल में फिट नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक मुझे एग्जाम्पल चेंज कर देना चाहिए यहाँ पे। कोई यहाँ पे एग्जाम्पल है? कोई भी एग्जाम्पल यार। अरे यार ऐसे कैसे हो रहा है, एग्जाम्पल ही नहीं दिख रहा है तुम्हें। बताओ, चलता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आई विल गो टू स्कूल भी एक स्टेटमेंट ही होता है। ठीक है, समझ जाओ, समझने के लिए बढ़िया एग्जाम्पल है। देखो, अब जो स्टेटमेंट है P, उसकी दो ही ट्रूथ वैल्यू हो सकती है, या तो वो ट्रू हो सकता है या तो वो फॉल्स हो सकता है। और Q भी या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। तो भैया एक ट्रू दूसरा फॉल्स और एक फॉल्स दूसरा ट्रू भी तो हो सकता है। सही पकड़े हो एकदम, क्योंकि हम लोग अकेले P की बात नहीं कर रहे हैं, अकेले Q की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग दोनों की बात करने जा रहे हैं। तो दोनों के जितने कॉम्बिनेशन होंगे उतने कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं ट्रूथ टेबल में। और जितने सेंटेंसेस होते हैं उतना नंबर लिख दो 2 की पावर पे, उतने कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं तो 2 लिख दो, 4 आया तो इसका मतलब 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। 3 सेंटेंसेस हो जाता PQR, तो 2 के ऊपर 3 लिख दो, 8 आया, 8 कॉलम बनेगा, 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, कुछ लोगों के सर के ऊपर से गया भाई, 2 सेंटेंस होगा तो 4 कॉम्बिनेशन, 3 सेंटेंस होगा तो 8 कॉम्बिनेशन। इसको नोट्स में लिख लो, 2 सेंटेंस 4 कॉम्बिनेशन, 3 सेंटेंस 8 कॉम्बिनेशन, 2 सेंटेंस 4 कॉम्बिनेशन और 3 सेंटेंस 8 कॉम्बिनेशन। बुक में लिख लो, बात खत्म। पल्ले नहीं पढ़ा होगा तो रट लिया होगा। ठीक है, चलो। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? कोई तो बोल रहा था ना आप में से कि यार क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। देखो, P ट्रू हो सकता है, Q ट्रू हो सकता है, P ट्रू हो सकता है, Q फॉल्स हो सकता है, P फॉल्स हो सकता है, Q ट्रू हो सकता है, P फॉल्स हो सकता है, Q भी फॉल्स हो सकता है। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये याद रख लेना, TTFF। अगर 4 कॉम्बिनेशन बनते तो हमेशा ऐसे बनते, TTFF, TFTF। और 8 कॉम्बिनेशन में TTT, FFF, TTFF, 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 TFTF, TFTF ऐसे। ठीक है, आएगा क्वेश्चन तो हम लोग देख लेंगे। अच्छा, इनका जो कॉम्बिनेशन है, इनका जो रिजल्ट है वो क्या आता है? देखो, वो ये आता है, इफ P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू देन इट इज ट्रू। रट लो इसको अपने बुक में नोट करके लिखो, कंजंक्शन के नीचे इसको नोट करके लिखो और एकदम जुबान पे रख लो। इफ P इज ट्रू, Q इज ट्रू, देन इट इज ट्रू, अदरवाइज दुनिया भर की सारी कंडीशन में इट इज ऑलवेज फॉल्स। इफ P इज ट्रू, Q इज ट्रू, देन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज ऑलवेज फॉल्स। इफ P इज ट्रू, Q इज ट्रू, देन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज ऑलवेज फॉल्स। इसका मतलब अगर P भी T है, Q भी T है, तो P कंजंक्शन Q भी T होगा और बाकी सारी कंडीशन में F F F F हो जाएगा। समझ में आ गया? तो पहला सेंटेंशियल कनेक्टिव हम लोगों ने सीख लिया है, जो कि है कंजंक्शन। और कंजंक्शन में सिंबल होता है ए का और इसका मतलब होता है एंड। इसके ट्रुथ टेबल में इफ P इज ट्रू, Q इज ट्रू, देन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज ऑलवेज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ऑलवेज फॉल्स। हो गया? चलो, ये था हम लोगों का कंजंक्शन। तो जैसे मैं कहीं पर आपको लाइन लिख के दे दूं कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसको मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने बोलूं तो कैसे बोलोगे? इंडिया इज द कैपिटल ऑफ, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वहां पे लिखोगे P। न्यूयॉर्क इज द कैपिटल ऑफ USA, वहां पे लिखोगे Q। एंड था तो कंजंक्शन से जोड़ोगे, तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कई सारे क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। ठीक है, फिर भी पैटर्न से लिखना मैं सिखाऊंगा अगले लेक्चर में, टेंशन मत लो। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है भाई? दूसरा है डिसजंक्शन। ठीक है, तो डिसजंक्शन का जो सिंबल होता है वो होता है V और डिसजंक्शन का मीनिंग होता है और। जैसे मैं लिख दूं जैद इज ऑनेस्ट और जैद इज लेजी, या फिर कोई भी चीज, जैद इज ऑनेस्ट और लेजी। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क इज द कैपिटल ऑफ USA। अब मुझे पता नहीं न्यूयॉर्क है या नहीं। ठीक है, जनरल नॉलेज मेरी बहुत कमजोर है यार, कभी मजे मत ले लेना। ठीक है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि भाई इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था।
महात्मा गांधी। फालतू बातें नहीं करते यार, सब पता है मुझे, ठीक है, जनरल नॉलेज। जैद इज ऑनेस्ट और लेजी। देखो जैद इज ऑनेस्ट ये हो गया पी, जैद इज लेजी ये हो गया क्यू, बीच में है और, तो और को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं डिसजंक्शन को। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया जाए कि बताओ, क्या ही सेंटेंस ले लोगे यार, इसका ट्रुथ टेबल देख लो। ट्रुथ टेबल कैसा होता है, पी क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू, ठीक है। ट्रुथ टेबल देखते हैं। देखो कॉम्बिनेशन क्या क्या था, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, ठीक है। ट्रुथ टेबल में इसका क्या सीन शॉट है, देखो लिख लो यहाँ पे, इफ एनी वन इज ट्रू, ठीक है, ऐसे देखो, इफ बोथ आर फॉल्स देन इट इज फॉल्स, इफ बोथ आर ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज ऑलवेज फॉल्स, पिछले वाले का था कंजंक्शन का। डिसजंक्शन में उल्टा, इफ बोथ आर फॉल्स देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू, अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो यार जहां पे दोनों जगह फॉल्स है वहीं पर सिर्फ ये फॉल्स होगा और बाकी हर जगह पे ट्रू होगा। दोनों ट्रू है तो भी हाँ, तो भी ट्रू होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का डिसजंक्शन का ट्रुथ टेबल, डिसजंक्शन का मीनिंग। आ गया ना समझ में, कोई इसमें बड़ी बात कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला हम लोगों का सेंटेंशियल कनेक्टिव है इम्प्लीकेशन। चलो तीसरा सेंटेंशियल कनेक्टिव देखते हैं, जो कि है हम लोगों का, अच्छा ये वो वाला ऐड हो गया ना, विदाउट फेयर लवली, विथ फेयर लवली। ठीक है, सेंटेंशियल कनेक्टिव में तीसरा हम लोगों का है इम्प्लीकेशन। देखो इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का साइन होता है ये, और इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इफ देन, ठीक है। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इफ देन, मार्कर मार्कर, ठीक है। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इफ देन। इफ जैद इज ऑनेस्ट देन ही इज लेजी, इफ जैद इज ऑनेस्ट देन ही इज लेजी। देखो इसको कैसे लिखा जाएगा आपको, इफ देन अगर दिख गया ना तो समझ जाना वो इम्प्लीकेशन है। इफ जैद इज ऑनेस्ट देन ही इज लेजी, ठीक है। यहां पे ये हो गया आपका P और ये हो गया Q, और क्योंकि यहाँ पे इफ और देन है तो इसका साइन ये P इम्प्लीकेशन Q। तो ये होता है इसका सिंबल। अब इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल क्या होता है, ट्रुथ टेबल के लिए लाइन मैं आपको रटा ही दूंगा ऑब्वियसली। पहले P फिर Q फिर P इम्प्लीकेशन Q। कॉम्बिनेशंस आपको अब याद ही हो गए होंगे, है ना। तीसरी बार बना रहे हैं, अब एक और बार बनाएंगे तो याद हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है तो कर लो, ठीक है। अच्छा पहले हम लोगों ने क्या देखा कंजंक्शन में, इफ बोथ आर ट्रू देन इट इज ट्रू अदरवाइज इट इज ऑलवेज फॉल्स। डिसजंक्शन में इफ बोथ आर फॉल्स देन इट इज फॉल्स अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू। पहले वाले में P इज ट्रू Q इज ट्रू ना लिख के बोथ आर ट्रू ऐसा करके लिख लो, ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने डिसजंक्शन में लिखा ना, इफ बोथ आर फॉल्स देन इट इज फॉल्स, वैसे ही कंजंक्शन में लिख लो, इफ बोथ आर ट्रू देन इट इज ट्रू अदरवाइज इट इज ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। इम्प्लीकेशन में क्या लिखना है, इम्प्लीकेशन में इफ P इज ट्रू Q is false then it is false. If P is true Q is false then it is false. If P is true Q is false then it is false, otherwise it is always true, otherwise it is always true, otherwise it is always true। मतलब भैया तुम्हें ढूंढना है कहाँ पे P ट्रू है और कहाँ पे Q फॉल्स है, वहां पे फॉल्स कर देना है, बाकी सब ट्रू, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। सिर्फ इस वाले कॉम्बिनेशन में आपको दिखेगा जहां पे P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो सिर्फ ये फॉल्स होगा और बाकी सब कुछ हो जाएगा आपका ट्रू। आगे समझ में, तो इसको कैसे याद करना है, P इज ट्रू Q इज फॉल्स देन इट इज फॉल्स अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू। ये होता है आपका इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब इफ देन, इम्प्लीकेशन मतलब इफ देन। रिवाइज करना पड़ेगा पूरा नोट्स, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। दबा के लाइक और शेयर नहीं ठोकना है, दबा के रिवाइज करना है, ठीक है। दबा के रिवाइज करोगे तो ही आप लोगों का काम होगा। चलो
फोर्थ और लास्ट सेंटेंशियल कनेक्टिव होता है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या होता है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, वही है ना, हाँ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग डबल इंप्लीकेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं, इफ एंड ओनली इफ, अगर ऐसा हुआ तो ही ऐसा होगा, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन का मतलब क्या था, इम्प्लीकेशन का मतलब सिर्फ एक तरफ से था, P इंप्लाइज Q था। अभी P भी Q को इंप्लाई करेगा और Q भी P को इंप्लाई करेगा। मतलब नहीं समझ पा रहे हो, अब देखो इम्प्लीकेशन का मतलब था कि अगर जैद ऑनेस्ट है तो वो लेजी होगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि अगर जैद लेजी है तो ऑनेस्ट होगा ही होगा। बट डबल इंप्लीकेशन में हो गया है कि जैद ऑनेस्ट है तो लेजी होना ही होना है, और अगर जैद लेजी है तो ऑनेस्ट होना है, ठीक है, ये होता है डबल इंप्लीकेशन। चलो, सो बाई कंडीशनल, डबल इंप्लीकेशन, बाई कंडीशनल भी बोलते हैं, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, आप लोग देख लेना। डबल इंप्लीकेशन का साइन होता है ये, ठीक है, और इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। चलो, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो जैद इज ऑनेस्ट इफ एंड ओनली इफ ही इज लेजी, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैद इज ऑनेस्ट P हो गया, ही इज लेजी Q हो गया, और ये लाइन हो गई डबल इंप्लीकेशन। इसके ट्रुथ टेबल में क्या रटना है आपको, मैं रटा देता हूँ, ट्रुथ टेबल। इसके ट्रुथ टेबल में आपको ये रटना है, इफ बोथ आर सेम देन इट इज ट्रू, otherwise it is always false। ठीक है, अगर दोनों सेम है, दोनों का सेम मतलब दोनों ट्रू ट्रू है, दोनों फॉल्स फॉल्स है, तो ही वो ट्रू होगा हर कंडीशन में, बाकी वो फॉल्स होगा, ठीक है। देखो ट्रूथ टेबल देखो, P Q, P डबल इंप्लीकेशन Q। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया क्या गाइस, थक तो नहीं गए ना? भाई मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ, मैं 1.2 तक यहीं खड़े खड़े पढ़ाने वाला हूँ, सच्ची, हाँ सच्ची। देखो देख लेना, शर्ट का कलर नहीं चेंज होगा 1.2 से पहले, मतलब 1.3 से पहले। अगर P ट्रू है, P ट्रू है, P फॉल्स है, P फॉल्स है, और Q का P ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो डबल इंप्लीकेशन का मतलब क्या है कि दोनों अगर सेम है तो ट्रू, अदरवाइज इट इज ऑलवेज फॉल्स। ट्रू ट्रू तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। सिंपल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये हो गया चौथा सेंटेंशियल कनेक्टिव। और कुछ, और कोई खिदमत करूं? बस देख लो, देखो पांचवा जो होता है ना, वो कोई सेंटेंशियल कनेक्टिव नहीं है, वो ऐसी एक टाइप है, वो होता है निगेशन। निगेशन में मतलब आप लोगों को उस वर्ड का अपोजिट कर देना है, ठीक है। जैसे जैद इज ऑनेस्ट तो जैद इज डिसऑनेस्ट, ये उसका निगेशन हो गया, या जैद इज नॉट ऑनेस्ट, ये उसका निगेशन हो गया। तो जैसे P है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। P अगर है जैद इज ऑनेस्ट, तो इसके निगेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, और इसमें लिखेंगे जैद इज नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। इसमें ज़्यादा सच्चाई है ठीक है। देखो P है जैद इज ऑनेस्ट, तो उसका निगेशन हो गया जैद इज नॉट ऑनेस्ट। ट्रुथ वैल्यू क्या है यार, वहाँ पे ट्रुथ वैल्यू क्या ही देख लोगे। जैसे P है और निगेशन P है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यूज देखो ऐसे लिखी जाती है। अब P अकेला है तो वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, चार कॉम्बिनेशन तो बनेंगे नहीं, है ना। बनाओगे, बना के देख लेना, चार कॉम्बिनेशन बनाना, उसका निगेशन लिखना, दो सेम दिखेंगे तो उन दोनों को काट देना, यहीं पहुंच जाओगे। T अगर P ट्रू है, अगर P फॉल्स है, P ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, और अगर P फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा, बात खत्म। निगेशन मतलब यही नहीं होता कि एक और नॉट लगा देना। जैसे लिखा है जैद इज नॉट ऑनेस्ट, इसका निगेशन लिखो तो तुम लिख दोगे जैद इज नॉट ऑनेस्ट, ऐसा नहीं करना है। निगेशन मतलब उसका अपोजिट करना, निगेशन मतलब क्या, उसका अपोजिट करना। अगर ट्रू है तो फॉल्स बनाना, फॉल्स है तो ट्रू बनाना, ठीक है। तो 5 सेंटेंशियल कनेक्टिव्स हम लोगों ने देख लिए, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना और एक्सरसाइज ट्राई कर लेना। आई होप आप लोगों से बन जाएगा। लिखने के पैटर्न को जानने के लिए आप लोग एक बार वीडियो जरूर देख सकते हो, बाकी तो यार मुझे नहीं लगता आप कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है।
चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो खटाखट हम लोग चारों क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और फिर 1.2 अगले लेक्चर में वन शॉट में पढ़ाएंगे। 1.2 वन शॉट में हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। उल्टा हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।